कंसेप्ट नंबर 9। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। पिल भर में हमारी निगाहें उनसे ओझल हो गईं। तकरीबन 40 मिनट बाद हम लोग कैंट स्टेशन के बाहर थे। सामान तारवा कर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार करने लगे। आलिया बाजी का बेटा वकास बार बार रो पड़ता था। मुझे ये बात नागवार भी लग रही थी कि अब सफ़र में उन बच्चों के रोने धोने से अलग मुश्किल हो गई, और तीनों बच्चे फरियाल, फरवा और वकास भी बहुत छोटे थे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने का वक्त 3:45 था, लेकिन ट्रेन आई 4:15 पर। हम इंतज़ार करते रहे। जैसे ही ट्रेन आई, हम लोग ट्रेन में अपनी बोगी की तरफ मुतवज्जे हुए। हमारी टिकट्स भी बिजनेस क्लास में थीं। मैंने बचपन में ट्रेन ने इकानोमी क्लास में सफ़र किया था, और मैं जानता था कि इकानोमी क्लास में बहुत घटिया और गंदे लोग सफ़र करते हैं, जो पसमानदा तबके होने के साथ साथ इंतहाई गंदी गुफ्तगू करते हैं। इसलिए मैं शुक्र मना रहा था कि चुल्लू बिजनेस क्लास में थोड़ा सुकून तो होगा, और था भी ऐसा ही। हम जब बिजनेस क्लास में पहुंचे तो वहां का माहौल कदरे सुकून वाला था, और एसी भी चल रहा था। हम टिकट्स को देखते हुए अपनी सीटों के पास जा पहुंचे। फहद ने और जगम भाई ने सामान सीटों के नीचे रखा, और फिर हम बैठ गए। फिर ट्रेन के सायरन की आवाज आई। ट्रेन चलने का वक्त हो चुका था। जगम भाई आलिया बाजी और अपने बच्चों से मिले, और मुझे भी गिले लगाकर मिले। जगम भाई अपने बच्चों से फिर से आगे मिल रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे। पीछे में था और साइड में फहद। फहद को अलिफामू ने गिले लगाया, और मैंने देखा कि फहद ने अलिफामू को गिले लगाया तो अलिफामू की कमर पर एक हाथ रखकर नीचे की तरफ ले गया। मुझे ये देखकर फिर से गुस्सा आया कि यहाँ भी चीन नहीं है उनको। अलिफामू ने फहद की आंखों में हवस भरी निगाहों से देखा, जैसे फहद से दूर जाना अलिफामू को गवारा ना था। फिर जगम भाई जाने लगे। जाते जाते फहद ने हाथ बढ़ाकर रस्मी सा सलाम मुझसे किया। मैंने हाथ मिला लिया। इसके बाद वो दोनों उतर गए और हम अपनी सीटों पर बैठ गए। इतने में एक लेडी और उसके साथ 2 बच्चे हमारी सीट्स जहां हमारी बर्थ थी वहां आए और बोले, एक्सक्यूज मी, यहां हमारी सीट्स भी हैं। अलिफामू बोले, अब सीट का नंबर देख ले। जी आंटी, यही नंबर है। फिर अलिफामू ने इस लेडी को कहा, आओ बेटा बैठ जाओ यहाँ। फिर इसने अपना सामान रखा और अपने दोनों बच्चों समेत सामने की तरफ अलिफामू के साथ बैठ गई। मैं आलिया बाजी के साथ बैठा था। फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना होने लगी। मैं पिल पिल के लिए इस कातिल लेडी को बार बार देख रहा था। शक्ल, सूरत और बोल चाल से एक पढ़ी लिखी और खाते पीते घर की औरत लग रही थी, और उसकी ड्रेसिंग देखकर मानो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। इस औरत के 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। इस औरत की उम्र गालिबन 30 से 35 के दरमियान लग रही थी। इस औरत का लिबास कुछ यूं था, इसने हल्की नीले रंग की सादा कुम्स पहन रखी थी और नीचे जीन्स की पैंट थी। लेकिन ये लेडी मोटी नहीं बल्कि सलिम स्मार्ट थी। अलिफामू उसके साथ कुछ बातें करने लगे और पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रही हो? आंटी, हम रहीम यार खान जा रहे हैं। वहां हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अलिफामू, ओ अच्छा बेटा, हम भी वहीं जा रहे हैं, मेरी नंदों के घर। लेडी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई आंटी। अब हमारी ट्रेन की ये जर्नी बहुत अच्छी होगी। अलिफामू उसकी बात पर मुस्कुराएं और बोले, जरूर बेटा जरूर। लेडी, चुल्लू अच्छा है। ट्रेन में मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिल गया। अलिफामू, थैंक यू बेटा, अब भी बहुत अच्छी हो। अलिफामू इस औरत लेडी से बातों में मशगूल हो गई। फिर इसने अपना तारुफ करवाया कि इसका नाम एमन है। फिर अपने बच्चों के नाम बताए। फिर अलिफामू ने पूछा, कराची में किस जगह से हो आप? आंटी, मैं गुलिस्तान जौहर से हूं। ये सुनकर मैंने निगाहें उठाकर इसे देखा। अलिफामू, ओ बेटा, हम भी गुलिस्तान जौहर से हैं। आप कौन से ब्लॉक से हो? आंटी, मैं गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 14 से हूं, और आप लोग? अलिफामू, हम 12 से। लेडी, ओ आंटी, फिर तो बड़ी हैरत की बात है। आप इतना करीब रहती हैं मेरे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। अलिफामू फिर खिलखिलाकर बोले, बस बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, और आजकल तो लोगों को अपने साथ वाले बंगले का पता नहीं होता कि इसमें कौन रहता है। इस बात पर लेडी ने कोई जवाब ना दिया।
ये औरत बड़ी ही हंसमुख और खुश मिजाज मालूम हो रही थी और जाहिर था कि अच्छे पढ़े लिखे घर से लग रही थी। फिर अलिफामू ने आलिया बाजी और मेरी तरफ इशारा करके इस लेडी से हमारा तारुफ करवाया। हम दोनों जो अपने मोबाइल्स में मैसेजेस में मगन थे, लेकिन अलिफामू और उसकी बातें सुन रहे थे। आलिया बाजी ने इसको हेलो कहा, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने भी हेलो कहा। बातों का सिलसिला चलता रहा। मैं सोच रहा था कि यह सफ़र इतना लंबा ना हो और हम 8-9 घंटे में अपनी फूफो के घर सादिक आबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन यह सफ़र इससे भी लंबा साबित होना था, क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे थे। हमने पहले फूफो समीना के घर जाना था, जो कि कोच में तकरीबन 9 घंटे का सफ़र था, लेकिन ट्रेन से तकरीबन 12 घंटे लगने थे। ट्रेन अब बर्क रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवान थी। मैं अब ऊपर बर्थ वाली जगह पर चढ़कर लेट गया। अलिफामू नीचली सीट पर दराज हो गई। अब 8 बजे बज चुके थे। आलिया बाजी के बच्चे हर थोड़ी देर बाद रो पड़ते थे और मुझे गुस्सा आने लगता कि आखिर उन बच्चों को साथ लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन बच्चे भी इतने छोटे थे कि माँ से दूर कैसे रह सकते थे। रात के 8:30 हुए तो ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन पर रुकी। आलिया बाजी ने अपने बच्चों को वॉशरूम करवाया। हम भी हाथ मुंह धोकर आ गए। अब हम अपना खाना निकालने लगे, जो कि अलिफामू और आलिया बाजी ने मिलकर बनाया था। इस लेडी को भी अलिफामू ने खाने में शरीक किया तो इसने अपना बड़ा सा टिफिन खोला और साथ में कुछ कबाब और पराठे भी थे, जिनकी खुशबू मुझे सितारा दे रही थी। इस लेडी ने अलिफामू के साथ खाना शुरू किया। हम लोग पराठे, कढ़ाई और आधा किलो बिरयानी बनाकर लाए थे घर से, जबकि इस लेडी के खाने में कबाब, पराठे और कौरमे का सालन था, जो कि हम मिल बांट कर खाने लगे। और खाते वक्त अलिफामू और वो काफ़ी बातें कर रही थी। अलिफामू ने इससे कहा, बेटा कौरमा तो बहुत लजीज है और कबाब भी, क्या ये आपने खुद बनाए हैं? लेडी मुस्करा कर, नहीं आंटी, ये मेरी अलिफामू ने बनाए हैं। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। इसकी बात से मुझे एक तो अंदाज़ा हो गया कि इसको ज़्यादा कुकिंग तो ना आती होगी और ये बहुत बोल्ड लेडी है। खाते खाते इस लेडी ने 3-4 बार मुझे देखा, जैसे वो भांप चुकी थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने फिर उससे निगाहें चारा लें। फिर खाना खाते खाते ट्रेन चल पड़ी और हम हाथ मुंह धोकर फिर से आकर बैठ गए और मैं ऊपर बर्थ पर लेट गया। न जाने मेरी आंख कब लग गई, मैं कब सो गया। जब मेरी आंख खिली तो मोबाइल में टाइम देखा। सुबह के 5 बजे बज रहे थे। मैं बर्थ से नीचे उतरा। अलिफामू, आलिया बाजी वगैरह पहले से ही उठी हुई थी, जबकि वो लेडी नीचे सीट पर थोड़ा नीमदराज थी। मैं नीचे उतर कर वॉशरूम गया, मुंह हाथ धोकर दोबारा आकर बैठ गया। मैंने अलिफामू को जरा इशारा किया कि मुझे खिड़की वाली साइड पर बैठना है। वो लेडी अलिफामू की सीट पर बाहर को होकर थोड़ा नीमदराज थी। फिर अलिफामू जरा साइड में हुई, मुझे जगह दी और मैं जाकर फिर अलिफामू के साथ खिड़की वाली जगह पर बैठकर बाहर जाते मनाजिर को देखने लगा। कितने खूबसूरत कुदरती मनाजिर थे। खेत खलियान, खिले मैदान, बीच बीच में 2 नहरें भी आईं। ये मंजर पिल भर में आंखों से ओझल हो जाते और मैं उन तमाम मनाजिर को अपने दिल में समो लेता। मुझे ये एहसास तक नहीं था कि अलिफामू मेरे साथ चुपकी बैठी थी। 2 इंच का ही फासला होगा बीच में। मुझे कान में सरगोशी हुई, तुम इतनी देर तक सोते रहे रात को? मैंने जरा सा सर खिसका कर पीछे अलिफामू की तरफ देखा और कहा, हाँ अलिफामू, मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अलिफामू के लिए मेरे दिल में पहले की निस्बत गुस्सा कुछ कम हो चुका था और उसका पत्ता अलिफामू को भी था। फिर मैंने आगे अलिफामू से पूछा, अलिफामू, अभी और कितनी देर लगेगी फूफो के घर पहुंचने में? अलिफामू, बेटा अभी हो सकता है 2-2.5 घंटे और लगे। बीच में रात को 4 मर्तबा ट्रेन रुकी है, इसलिए थोड़ा लेट हो गई है। मैं, अच्छा अब हम कौन सी जगह है? अलिफामू, बीच में 9 शहरों फिरोज, पिनो, आकिल, सखर और घोटकी पर रुकी थी। अब हम घोटकी से निकल चुके हैं। मैं, ओ सही, मुझे कुछ और जाने की जुस्तजू थी। अब 5:30 बजते हुए 6 बजे हो चुके थे। फिर मैंने अलिफामू से पूछा, कोई स्टेशन पर लेने भी आएगा नहीं? अलिफामू, हाँ आएंगे। तुम्हारे फूफा मस्ताक आएंगे। फूफा मस्ताक को मैं पहचानता था, उनका चेहरा भी याद था।
लेकिन मसरूफ जिंदगी में कराची में रहते वक्त हमारी कभी दोस्तों मजीद देखें कंसत नंबर 10 में और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।